हेलो गुड आफ्टरनून, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और हेलो मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बाजार के हाल हैं आज खराब। दरअसल पिछले हफ्ते बाजार में एक जश्न जैसा माहौल था, क्योंकि निफ्टी में 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो पिछले हफ्ते देखने को मिली थी, लेकिन आज वो तेज़ी खत्म होती हुई नज़र आ रही है और बाजार में डर दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी जहां 24,000 के ऊपर पहुंच गया था, वहीं आज गिरकर 23,600 के करीब आता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में भी 1500 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी इतनी भारी गिरावट देखने को मिली और हर सेक्टर जो है वो लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब सवाल ये है कि अचानक ये गिरावट आई क्यों? तो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल टेंशन। यूएस और ईरान के बीच पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है और अब डर है सीज फायर टूटने का, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के पार चला गया है और यही बाजार के लिए सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि भारत एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है। बड़ी मात्रा में जो है वो तेल गैस इंपोर्ट किया जाता है भारत के अंदर। तेल महंगा होगा, इसका सीधा मतलब है कि महंगाई बढ़ने का भी पूरा खतरा बना हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली। FY26 में यानी कि एक साल के अंदर FIIs ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली भारतीय शेयर बाजार से की है और जो सबसे बड़ी बिकवाली हुई है वो पिछले महीने यानी कि मार्च में हुई है। करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली FIIs कर चुके हैं मार्च महीने के अंदर। इसी के साथ रुपया भी कमजोर हुआ है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी हैं। तो ये सभी फैक्टर हैं जिनकी वजह से आज बाजार में ज़बरदस्त दबाव है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर बाजार में और बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है? क्या अभी निवेश का मौका है या फिर इंतजार करना चाहिए? आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट VLA अंबाला मैम से। तो VLA मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 में। थैंक यू सो मच सिमरनजीत जी, इट्स अ लॉन्ग टाइम। काफी दिनों जी बाद आपके साथ शो है। बिल्कुल मैम। मैम, हालात तो आप देख ही रहे होंगे। जो बातचीत चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में वो एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आई है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी, जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो भी सिरे नहीं चढ़ी और ये अब दोबारा से बातचीत फेल होती नजर आ रही है। कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है मैम भारतीय बाजार पर इसका? इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंग अच्छी खासी, और इससे गवर्नमेंट्स के ऊपर। अच्छा, मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ असर जी कहाँ कहाँ पे आएगा। इसका डेफिसिट बढ़ने वाला है, ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन इंक्रीज रहेगा। आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है वो शायद थोड़ा सा उसके, अब वो तो खैर अपने नंबर है, बट जो भी है, जो रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन है उसका असर ज्यादा गहरा दिखने वाला है। और अभी तो आपके क्रूड या के बढ़े हुए प्राइस का असर सिमटाया गया है। अभी तक वो रिटेल की पॉकेट तक उतना डिटेल में नहीं पहुंचा है, उतना इम्पैक्टफुली नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी डीजल और पेट्रोल बढ़े नहीं है। ये बढ़ेंगे थोड़े समय के बाद और बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के समय की बातें हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद बढ़ जाएगा। सिलेंडर ऑलरेडी हमको मालूम है कि कुछ कुछ जगह पर इंक्रीमेंट आया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका जो खराब, जो बुरा रूप है, मतलब क्या होगा जी बुरा वाला चीज, ये जब सब चीजें हो रही है तो आपके जो आपकी करेंसी है, संदीप जी थे शायद उस समय, मैंने बात की थी कि अभी ये जो है ये 93.70 तक एक बार वापस जाएगा, फिर वहां से हो सकता है कि 94 के पास एक रेजिस्टेंस बना ले। ओके 93.70 से 94 के पास रेजिस्टेंस बनाकर वापस एक करेंसी में हमको डाउन साइड की मूवमेंट दिखने वाली है। और वही व्यू अभी भी इंटैक्ट है मेरा। 2-3 दिन पुरानी बातें हैं ये, मोस्ट रिसेंट में। तो जी फिलहाल करेंसी में मेल्टिंग जो है वो ऊपर के भाव पर जाने के बाद वापस दिखेगी। रीजन बहुत क्लियर है। हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा जी है और जी ये यूएस का भी बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। सो इन दिस सिचुएशन जहां पे सब कुछ बहुत अनसर्टेन सा हो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग सर्टेन इनकम एंड कैपिटल प्रोटेक्शन, ये दो चीजें देखते हैं, और बड़ी कैपिटल हमेशा इस चीज को टारगेट करती है। तो बहुत जायज है
कि हम लोग जो इनफ्लो बॉन्ड्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना सिर्फ हमारी मार्केट में बल्कि यूएस एंड दूसरी मार्केट्स में भी, चाहे वो मैक्सिकन हो या फिर ब्राजीलियन मार्केट हो, वहां पर बॉन्ड्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है इन करंट कंडीशंस। तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसका असर ओवरऑल मार्केट में दो हो गया हमारे मार्केट में। नंबर वन, अगर वॉर इंटेंसिफाई न्यूक्लियर तक पहुंचती है, या फिर ऐसे भी समझ लें कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर एक महीना और प्योर बंद रहती है, बिल्कुल बंद रहती है, तो फिर मार्केट में सब बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बातचीत चल रही है, थोड़े बहुत ऑयल और गैस के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट अगर मिलते रहे, कुछ कुछ शिपमेंट्स अगर मिलती रही, तो फिर उतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड सेलिंग की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं। सो इट्स सिंपल, अभी मार्केट थोड़ा सा चीजों को एनालाइज कर रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, उस ऐसा है। तो फिलहाल के लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो चुप रहिए, शांति से ये समय को जाने दीजिए। और इन्वेस्टर हैं तो 2 साल की आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट राउंड फिगर किया है मैंने, 2 साल का इन्वेस्टर जो 2 साल पहले आया था 24 में, वो नील रिटर्न पर है। तो मार्केट बहुत लंबे पेस तक नील रिटर्न पर नहीं रहती ब्रॉडर मार्केट। सो हैव पेशेंस, इट हैज इट्स ओन पेस। सर्कल एक जैसे लाइफ में साइकिल होता है, ऐसे मार्केट के भी साइकिल है, तो थोड़ा स्लो साइकिल है, निकल जाएगा, पेशेंस रखिए। बाकी जो आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके जो भी स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया और आपको 15% से ज्यादा का टारगेट मिल रहा है, रेस्पेक्टेड, देयर आर एम्पल ऑफ स्टॉक्स जहां पर ये मूवमेंट हुए हैं और आप लोगों को रिकमेंड किए गए हैं। ठीक है। वीएलए मैम, पिछले हफ्ते का एक बार अगर हम ट्रेंड देखें निफ्टी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो पूरे पिछले हफ्ते के अंदर निफ्टी में 5.89% की तेजी रही है। 6 अप्रैल की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेजी थी, 7 अप्रैल को आधे % से ज़्यादा की तेजी, 8 अप्रैल को जब ये सीज फायर की खबर आई थी, अपडेट आया था कि यूएस ईरान सीज फायर पे एग्री हो गए हैं, उसके बाद अच्छी खासी रैली हमने बाजार के अंदर देखी। और मतलब पूरा पिछला हफ्ता देखें तो बाजार के लिए अच्छा था, लेकिन आज फिर से वही हम गिरावट देख रहे हैं। तो क्या आप जो भारतीय बाजार है मैम, ये पूरी तरीके से हम कहें कि ग्लोबल क्यूज पर ही चल रहा है कि जब अच्छी खबर आएगी तो बाजार अच्छा रिएक्ट करेगा, बुरी खबर आएगी तो बाजार बुरा रिएक्ट करेगा, यानी कि बाजार पर भरोसा भी नहीं अब किया जा सकता? सभी बाजार ग्लोबल मार्केट के रिएक्शंस को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। और हम थोड़े ज्यादा इसलिए इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि सभी के साथ हम भी एक बहुत बड़ा चंक के लिए, जैसे नेचुरल गैस वगैरह के लिए डिपेंडेंट है, तो इसमें इम्पैक्ट आना बहुत लाजमी है। एंड यस, क्या ये हल्की न्यूज है क्या? इट्स नॉट रशिया और यूक्रेन, इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर एनर्जी नीड्स। मतलब ये रशिया यूक्रेन हो रहा था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी टू एज एन इकोनॉमी। अगर ये इसराइल एंड सिर्फ ईरान हो रहा होता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ टिल द टाइम इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर उन्होंने रोका है, तो हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू अस, इट इज हैपनिंग टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबके लिए इम्पैक्टेड चार्टे जो हैं, सबको जितना पेन हुआ, हमको जितना हो रहा है, हम पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हमारी उतनी नहीं है, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली, बच गए हम थोड़े समय के लिए जी। तो ये सारी चीजें हैं। बट फिलहाल के लिए इम्पैक्ट आपको वॉर के अलाइनमेंट में ही इसको देखना पड़ेगा। अगर ये इंटेंसिफाई हुई, मैंने संदीप जी से जब बातचीत हो रही थी पिछले सेशन में, तो इट वाज लाइक 22,850 के पास था निफ्टी। तो हमने यही बात की थी कि अगर वॉर आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए इंटेंसिफाई नहीं हो रही है, तो यही बॉटम है। और अभी उस चीज पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि अभी वो जो सीज फायर की वजह से जो गैप अप हुआ था, जिसकी वजह से गैप अप हुआ था, वो वाली न्यूज नल एंड वॉइड हो गई। यानी अभी भी वॉर हो रही है, उसी इंटेंसिटी से हो रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई अभी भी डिस्ट्रक्टेड है। दैट मींस वी कैन एक्सपेक्ट द प्रेशर, और उस प्रेशर में आपका निफ्टी 23,200 23,300 के रेंज में आ जाएगा अभी। मतलब और 500-600 पॉइंट नीचे आराम से सरक सकता है, आराम से बोला है मैंने। तो उसकी आप तैयारी रखिए, ट्रेड मत करिए, लेकिन इस रेंज में रिस्की है। ओके, तो निफ्टी 500-600 पॉइंट्स अभी और यहाँ से नीचे आ सकता है मैम, आप ये कह रही है ना? हाँ जी, नॉट टुडे, नॉट स्पेसिफिकली टुडे, बट आएगा। ओके, तो मैम कोई सेक्टर्स हैं जिनमें आपको सेफ्टी नजर आ रही हो फिलहाल? क्योंकि जो बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं वो तो ये भी जानना चाहते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जहां पर सेफ्टी हो, जहां पैसा लगाया जा सके। There are 3 sectors in today's day, in today's market. One is chemical, comparatively better है।
इम्पैक्ट ओके। होगा सेक्टर काफी, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर है। क्योंकि टूट चुका है, जो उसने चीजें देख ली अब उसका समय है। जैसे आईटी में हम लोग ने 5-6% का एक मूव देखा, वैसे ही आपका केमिकल में है जो थोड़ा सा ओके। एक्सटेंड होगा, लाइक 3 to 7%। ओके। दूसरा सेक्टर है आपका एफएमसीजी प्लस कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर इंडस्ट्री, मिक्स स्टॉक्स लेना उसमें। देन है आपका एनर्जी। ये तीन ऐसे सेक्टर्स है वेयर यू कैन बी लाइक जहां पर आपका फोकस आप ज्यादा रख सकते हो। फोकस का मतलब वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे फोकस से बात नहीं बनती, वेटेज जी। देना पड़ता है पोर्टफोलियो का। तो ये तीन ऐसे काउंटर सेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि अभी मजबूती रहेगी। एंड देयरफॉर आई रिमेम्बर मैंने टाटा केमिकल्स लास्ट वीक भी टाटा केमिकल्स, सुमितो केमिकल्स, ये दो स्टॉक्स केमिकल इंडस्ट्री से दिए थे आप लोगों को, यानी मनी 9 व्यूअर्स को। देन 2 स्टॉक्स फ्रॉम कंज्यूमर सेक्टर दिए थे आपको, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर के मिक्स में, आईटीसी एंड डाबर। तो जी। ये स्टॉक्स तो आप लोगों को, एंड रिलैक्सो, यस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसी इंडस्ट्री से चुन के आप लोगों के लिए दिए थे। एंड लास्ट वीक की बात, जो इन्होंने एंट्री की एंड टुडेज हिस्ट्री, कम से कम 10 से 15%, कुछ में 20% का प्रॉफिट सिंस देन टिल नाउ हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर वीएलए मैम ने बताया कि जिन सेक्टर्स में फिलहाल मजबूती थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, केमिकल की यहाँ पर बात की है, एफएमसीजी की बात की है, कंज्यूमर इंडस्ट्री थोड़े मिक्स शेयर्स यहाँ पर लेने की बात की है, और एनर्जी सेक्टर, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो फिलहाल आपको थोड़ी सी सेफ्टी दे सकते हैं, मजबूती इनके अंदर नजर आ सकती है। तो मैम एक सवाल ये भी है, क्या जब जब रैली आए तो उस रैली में बेच के निकल जाएं? देखो, ये सेक्टर रोटेशन पहले ना 3-4-5-5 महीने चलते थे, जी। ये पुराना ट्रेंड हो गया है। हम्म। अभी उतना लंबा ट्रेंड नहीं रहता, एक सेक्टर में पैसा आता है, मूवमेंट आता है। पहले मूवमेंट भी छोटे हो रहे हैं, सी जी। चीजें बदल क्यों रही है। पहले एक सेक्टर रोटेशन पूरे 3-4 महीने में 10-15% सेक्टर चलता था, अभी वही आपको विद इन अ वीक और 10 दिन और 15 दिन में उतने परसेंट का मूवमेंट हो रहा है। सो मार्केट को समय की देना, इससे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को, जी। परसेंट कितना मिल गया है एज एन इन्वेस्टर, उसको उससे मैटर करता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा उनको 7-8 दिन या 10 में ही मिल जा रहा है, तो सेक्टर रोटेशन इज वेरी, मतलब आप चेंज कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्यूट रिटर्न के मामले में कुछ चेंज नहीं हुआ। इट जस्ट लाइक वो साइकिल चल गया, क्योंकि बहुत जल्दी मार्केट हो गई है, रिएक्ट रिया। आपने जो सवाल पूछा है यहाँ से, एब्सोल्यूट आपका सवाल था, आई थिंक मैं उसको मिस कर गई क्या? जी मैम, सवाल ये था कि जब जब रैली आए, क्योंकि रैली भी हम देख रहे हैं कि कभी कभार किसी किसी दिन बाजार में देखने को मिले, तो जब जब रैली आए तब बेचकर निकल जाएं, मुनाफा वसूली वहां से कर लें। अगर आपको स्पेसिफिक, अगर आप, पहले बात तो आप ये समझे कि जो ये स्टॉक, मैंने जो स्टॉक्स जी। हाईलाइट जी। किए हैं, अगर आप इनको आज बाय करके हफ्ते भर दिन या फिर 6 महीने पे रखेंगे, दे आर टू सस्टेन देयर अपसाइड मूवमेंट। बस ये वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। नाउ आपका सवाल मैं इस तरह से कंप्लीट कर सकती हूँ इसका जवाब, कि जी। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 10-15% का प्रॉफिट लीजिए, चाहे वो 1 महीने में मिले या 1 दिन में, यू शुड रेस्पेक्ट दैट। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें, तो ये जो स्टॉक्स मैंने दिए, मुझे लगता है कि ये चलेंगे सस्टेनेबल, तो यहाँ पर आपको बुक करने की सलाह नहीं। बट अगेन, जब आप ट्रेड करो, बी ऑनेस्ट टू योर कैपिटल, बी ऑनेस्ट टू योर डिसीजन। ट्रेड कर रहे हो तो 10-15% इन अ मंथ इज जी। वंडरफुल थिंग होती है। जल्दी मिल रहा है तो ब्रेक कर लेना। तो डिसीजन आपको अपने एपिटाइट के हिसाब से लेना है। ओके, ठीक है मैम। चलिए मैम, बाजार की बात आगे भी हम लगातार करते रहेंगे। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के जो लगातार सवाल आ रहे हैं उस पर बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू करते हैं। और अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं तो आप भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874, और इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें और अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर दें, ताकि लाइव आपको अपने शो में अपने एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकें और आप अपने सवाल लाइव यहाँ पर पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। तीनों को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और जो जो फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिलने वाली हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके दर्शकों के सवाल यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है दानिश सलमानी जी का। वीआर मैम ये पूछे हैं कि इनके पास श्री लोटस डेवलपर के 350 शेयर हैं, 175 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की है,
और ये 2 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो क्या नज़रिया है आपका मैम इसमें, श्री लोटस डेवलपर्स में? इनकी बाइंग कितने की है? 175 मैम। अच्छा, ठीक है, 138 अभी चल रहा है, जी तो आप होल्ड तो कर सकते हैं, आराम से होल्ड ही कर लीजिए। मैं ऐड करने की सलाह आपको नहीं दूंगी, बिकॉज प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने 178 पे खरीदा था और स्टॉक डिप मार के आया लगभग 101 तक भी, मतलब राउंड फिगर 100 करूं मैं इसको, 105 तक जाकर रख के आया है। ओके। इट्स 42% डिक्लाइन, राउंड 40% डिक्लाइन, और आपने कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं ऐड किया, मतलब रेस्पेक्ट नहीं किया। तो मतलब ये है कि आप पोजीशन या तो आप ओवरवेट है, मुझे लग नहीं है, उतना भी समझ में आता है, लेकिन आपसे लॉस कटेगा आगे, इसीलिए जितना है उतना रख लीजिए। बिकॉज आपको 180 एंड 195 के टारगेट को दिख जाएंगे। 3 महीने का समय दीजिए, अप्रैल में बात हो रही है, अप्रैल मई जून तक कर सकते हैं, ये टारगेट लेके निकल भी जाएगा। मैंने बातों में आपके एंट्री और आपके इस लो प्राइस तक कहाँ तक क्या है कुछ समझाया है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, इट विल हेल्प यू। अलोंग विद दिस सिमरनजीत जी, मुझे जी लगा फार्मास्यूटिकल में मैनकाइंड फार्मा ऑलरेडी आप लोगों के पास में है। देयर इज वन हॉस्पिटैलिटी स्टॉक, हॉस्पिटल चेन का एक स्टॉक है, जी एनएच नारायण हृदयालय। आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट बिकॉज मुझे लग रहा है मूवमेंट कंटिन्यू एंड इट इज ट्रेडिंग टुडे। इसमें जो अपसाइड मूवमेंट हो चुकी है, सो फार सो गुड, इट इज लाइक 1% मैक्स। बट अगर हम इसको 1775 11775 दैट मीन्स अगर हम इसको बाय कर रहे हैं, so in my opinion it is likely to touch approximately intraday target 1820 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which is like 45 points from current days. However 1900 और 2000 के टारगेट के लिए इसको के लिए भी कैरी किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो अभी यहाँ मेंटेन करना है, इंट्राडे का लो रहेगा 1715, मतलब ऊपर इसको रख लीजिए। 715 का स्टॉप लॉस रखिए, लगभग 55 पॉइंट है। बट जी टारगेट आपका अभी फर्स्ट टारगेट 1820 का है, तो वहां पर क्वांटिटी बुक करने की भी नहीं है, होल्ड करें तो बढ़िया। इंट्राडे का टारगेट लेकिन वही है। ओके, ठीक है मैम। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है सोम डिस्टिलरीज पर है मैम। सवाल ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 13/4/2026 को ही खरीदा, मतलब कि आज ही इन्होंने इसमें खरीदारी की है। अब इसमें क्या करना चाहिए? इन्होंने अपना बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैम, लेकिन जी एक SDBL ठीक है, आज ही खरीदारी की है, तो रेंज तो समझ में आई गई है कि या 77 के ऊपर 77 रुपए या 81 के आसपास ही किया होगा। इट्स अ जी होल्ड, आप आराम से होल्ड करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आगे के लिए जो टारगेट है, अभी कम से कम पहली बात तो ये हमने रिकमेंड किया था EBL को, और टारगेट भी इसके अब लाइव में जिन्होंने देखा वो लोग आप चेक कर लेना, उतना सारा डिस्कशन अभी नहीं है, बट जी इट वाज एन रिकमेंडेशन। तो आप हाल के लिए यहाँ पर 99 टारगेट के लिए 105 और 130 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 68 का अभी भी है, पहले भी शायद वही था, तो आप चेक करेंगे। बाकी होल्ड है। ओके, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। मनी 9 की प्राइम मेंबर सानवी सावंत जी, इनका सवाल है मैम, NHPC इन्होंने 86 पर खरीदा है, गेल 163 पर इन्होंने खरीदा है। अब ये होल्ड करें या इसमें एवरेजिंग करें? लॉन्ग टर्म का व्यू ये इसमें लेकर चल रही हैं। NHPC कितने पर? 78 पर। एंड NHPC मैम 86 पर। NHPC 86 पर, जी, ओके। और गेल 163 पर। दोनों स्टॉक होल्ड करने लायक है, आराम से होल्ड करिए। बीच में नॉइज अगर कुछ आता है तो उस नॉइज के मत बेचना, क्योंकि ओके स्टॉक में दम है, चलेंगे। तो आप सा पेशेंस दिखाओ अपने डिसीजन पर, क्योंकि आपने चूज सही किए है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली अभी, जब आप मार्केट के व्यू ब्रॉडर मार्केट डिस्कशन कर रहे थे, स्टॉक जी स्पेसिफिक एक्शन लेना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू विद एन एग्जांपल, कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने हैं। प्राइस पहले आप समझे स्प्रिंग की तरह, दिस इज जस्ट लाइक स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को जितना से प्रेस करेंगे, जब आप तोड़ते हैं उसको, तो नहीं दूर वो जाकर के गिरती है। जी आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्प्रिंग आपके पास में है उसमें क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर उसमें क्रैक हुए तो वो दूर जाने से पहले ही उठ जानी है, क्योंकि जैसे ही वो छूटेगी टूट जाएगी। तो वो क्रैक क्या है? फंडामेंटली गुड कंपनीज या फिर अंडर वैल्यूड कंपनीज जब आप उठाते हैं,
तो इसका मतलब है कि आपने अधिक मजबूत स्प्रिंग ली है, जो कि मार्केट के प्रेशर, यानी जो आपने उसको प्रेस किया, मार्केट को उस प्रेशर को झेल लेगी, और जैसा प्रेशर सबके ऊपर से हटेगा, अच्छी छलांग लगाएगी, दैट ऊपर जाएगी। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो फिलहाल के आपके दोनों ही स्प्रिंग्स, यानी आपके एनएचपीसी और आपका गेल, दोनों अच्छे हैं, होल्ड पे जा सकते हैं। ओके, एनएचपीसी और गेल दोनों को सानवी जी आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों फिलहाल अच्छे काउंटर्स, अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर लग रहे हैं मैम को। मैम अगला सवाल लीना मल्होत्रा जी का है। ये पूछ रही हैं उग्रो कैपिटल करंट मार्केट प्राइस पर इनकी बाइंग है मैम, और 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रही हैं। आपसे टारगेट 6 महीने के लिए जानना चाहती हैं, और इसमें 10% लॉस में भी फिलहाल ये हैं। तो मतलब आज कल या ठीक है, तो पिछले 3-4 दिन में इन्होंने खरीदारी की है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए उग्रो कैपिटल वंस अपॉन अ टाइम 18 मार्च को हमने इसको 92 के पास में खरीदा था, एंड वहां से इसमें तो एक का कॉस्ट टारगेट भी आया है। तो हमारे लिए मोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज में, मतलब हमारे मेंबर्स को इक्विटी चैनल में रिकमेंडेशन दी गई थी, एंड अभी 101 तो फर्स्ट टारगेट था, लेकिन 110 और 120 की पॉसिबिलिटीज है। तो आपने जो 6 महीने बोला है, 6 महीने में ये 150 तक जा सकता है, ये है ओके। इसकी पोटेंशियल फिलहाल के लिए। तो जो आप जितना होल्ड कर रहे हैं, आप उतना ये बढ़ाइए मत एक्सपोजर। बाकी 77 के स्टॉप लॉस पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग 110, आपके एंड अलग है तो आपके टाइप भी अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है। तो 110, जी 124, 125 एंड 150 टारगेट के लिए कम से काइंड ऑफ आप होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है। परवेज जी का सवाल मैम डॉलर इंडस्ट्री पर है। वो कह रहे हैं कि आ, आज ही इन्होंने खरीदा है 274 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं मैम इसमें? और देखिए आपने आज ही खरीदा है, लकीली मैं भी थी जब आपने, जहां पर ये डिस्कशन हुआ था, तो मैं इस स्टॉक को लेकर के फिलहाल तो पॉजिटिव हो रही बात। आपको यहाँ पर टारगेट के लिए 285 से लेकर के 310 और 340 के टारगेट्स की अपेक्षा रख लेनी चाहिए। एसएल ध्यान रखिएगा, एसएल जितने भी आपको ये, जब आपने जो भी जिसके, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं बता देता कि आप अपने हिसाब से वैलिडेट कर लेना इसको। मुझे लगता है 240 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके, 240 स्टॉप लॉस होगा डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है मैम। प्रशांत जी का सवाल हमारे पास सुपर चैट के जरिए आया है। ये पूछ रहे हैं मैम कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो कुछ स्टॉक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे इन्हें? 50,000 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। जी। सो कुछ चल चुके वाले स्टॉक्स बताती हूँ। होता है जो स्टॉक्स के नाम के साथ मिलूं, उनमें से पोर्टफोलियो में कुछ हैं, ओके। लेकिन अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस रिकमेंडेशन दी है, तो उनके पास हो सकते हैं, नॉट विद मी, मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं। व्हाट लाइकिंग फॉर दिस, जी। मैनकाइंड ठीक लग रहा है। आप मुझसे पूछे तो टाटा इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है, टाटा ओके। केमिकल्स ठीक लग रहा है, सुजलॉन गुड। दूसरा अगर आप पूछें तो थोड़ा डाबा ऐड कर सकते हैं, एंड लिटिल बिट ऑफ, अगर आप चाहें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, आपकी नहीं वो लेट हो। दूसरा आप किर्लोस्कर ब्रदर्स को आप एक बार देख सकते हैं। तो 7-8 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, और आज आप कर रहे हैं 13 अप्रैल 2026 में। एक साल के नजरिए पर अगर आप, नहीं शॉर्ट टाइम जरिए पर, 1 महीने से 3 महीने के जरिए पर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने मूवमेंट को एक्सटेंड करने वाले हैं। कम से कम करंट प्राइस के भी आप मार्किंग कर लेंगे 10 से 15% मिनिमम। ठीक है मैम। एक सवाल हमारे पास चीनू सैनी जी का सवाल है मैम। इनका सवाल आया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। ये बोल रहे हैं कि 70 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा है, और क्या इनको अब इसमें एवरेजिंग करने की ज़रूरत है, और अगर करें तो किस लेवल पर करें? एबीएफआरएल फैशन जी। कितने पर खरीदा इन्होंने? 70 70। रुपये पर मैम। हाँ जी। और ऐड तो मत करिए, और जैसा है ऐसे ही रख लीजिए। 70 पर खरीदा है तो 80 से, नहीं नॉट 80, 82 से लेकर के 100 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। आप एक स्टॉप लॉस 52 का रखिएगा। अब बड़े टारगेट, आपकी एंट्री दूर की है तो यही टारगेट स्टॉप लॉस निकल के आता है। ठीक है मैम। गुफ्फू खान जी का सवाल ज्योति सीएनसी में आया है कि क्या बॉटम बाय कर सकते हैं क्या मैम, क्योंकि आज तो शेयर 16-17% तक गिरता हुआ भी दिखा है मैम ज्योति सीएनसी। देखिए, नहीं, 650 के पास। 650 के पास खरीदारी की सलाह इसमें रहेगी।
ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सुरेंद्र कौर जी का है। मैम ये पूछ रही हैं कि कैरिसिल लिमिटेड, इनके पास 840 पर इनकी खरीदारी है, एग्जिट करके एनटीपीसी और टाटा इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करना चाहिए क्या, आपको लगता है ऐसा? किस में कौन सा स्टॉक बताएं? सुरेंद्र कौर टाटा जी पूछ रही इन्वेस्टमेंट हैं है? जी, एनटीपीसी और टाटा इन्वेस्टमेंट। नहीं, इसी में बन जाएगा, स्टॉप लॉस रख लीजिए। अभी 844 का है। जी। तो जल्दी देखिए, आपने एक डिसीजन लिया है, अभी 800 750 का ऐसा होगा आपका। हम्म। लेकिन आप फिलहाल आप होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन मुझसे ये पूछ ही रहे हैं कि क्या उसमें शिफ्ट कर ले, तो क्यों है ये जवाब इसलिए मैं रुक के दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी रेकमेंड किया है। ओके। और दोनों ही स्टॉक्स फर्स्ट टारगेट के ऊपर हैं। और एनटीपीसी ग्रीन में मेरी खुद की पर्सनल पोजीशंस है, मतलब ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमेशा से सबको पता है एनटीपीसी ग्रीन में मैं मेरा खुद का 2 साल हो गए, तो जी। लाइक दैट। तो ये दो स्टॉक्स मुझे पसंद है। एनटीपीसी ग्रीन में आज आपको बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर ना आप ऐसे मत करिए। आप यहाँ पर आधा पैसा फिर भी आप टाटा इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इसमें भी बुरा नहीं है, आपको इसमें कम से कम आने वाले कुछ समय में 930 और 1000 के टारगेट का वेट कर लेना चाहिए, आ जाएंगे। आपका काउंटर बुरा नहीं है, 750 का ऐसे हाल मांग रहा है आपसे, हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम ही है। जैसे ही 930 निकल जाए आप इसको 820 पर ट्रेलिंग करके बाकी फिर हल्का वेट कर लीजिएगा। ठीक है मैम, चलिए वीले मैम, एक खबर है उस पर आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहाँ पर एक करना चाहूँगा। दरअसल बीएसई ने 75 शेयर्स पर थोड़ी सी निगरानी यहाँ पर बढ़ाते हुए उनकी जो डेली प्राइस लिमिट है या फिर हम कहें कि सर्किट हैं उसको यहाँ पर बदल दिया है। इसमें जो पहला नाम हम यहाँ पर जिक्र करें तो ओला इलेक्ट्रिक का है, जिसका पुराना सर्किट था 20% का, अब नया सर्किट जो है वो कर दिया है 10% का। इसके अलावा प्राइम फोकस है, उसका पुराना सर्किट 10% था, इसको बढ़ाकर 20% कर दिया है। कुछ में लिमिट कम की गई है ताकि रिस्क कम हो, कुछ में लिमिट को बढ़ाया गया है ताकि लिक्विडिटी इंप्रूव हो सके। स्टरलाइट टेक है, के&आर रेल इंजीनियरिंग है, अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट है और आईटीडीसी है। इनके सर्किट में, इनके अलावा और बहुत सारे शेयर्स हैं, 75 टोटल शेयर्स हैं जिनकी सर्किट जो है या कहें कि डेली प्राइस लिमिट है, इनको बदल दिया गया है। तो मैम क्या लगता है क्यों ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी होगी? क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक तो अगर बात करें पिछला एक हफ्ता 10 दिन जबरदस्त तेजी ओला इलेक्ट्रिक के अंदर रही है, लेकिन आज ये 6-7% नीचे भी है। हाँ जी, तो अच्छी बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक में किया गया ये। एंड ओला इलेक्ट्रिक 22-22.5 से लेकर के 25 रुपए रेंज तक आप लोगों को रिकमेंड किया था, फिर उसके बाद 32 रुपए पर भी एक बार रिकमेंड किया, मतलब और अभी जो टारगेट्स दिए थे वो आए हैं। फर्दर 50 रुपए से 60 रुपए के टारगेट के लिए आप रख के जाते हो, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हुआ क्यों। ये इसीलिए हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि जो हाई बॉन्ड वाले कुछ स्टॉक्स हैं और कुछ स्टॉक हैं जिनमें लिक्विडिटी काफी कम है, तो कई बार मतलब अब ये लेट है डिसीजन, बट कई बार क्या है कि ट्रेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है टू बी इन्वेस्टमेंट, और उसमें कई बार एक रिटेल इन्वेस्टमेंट फंस जाता है, सच है ये बात। तो फिलहाल के लिए सर्किट भी मतलब 20-20% छोटे स्टॉक्स में 20% का सर्किट थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। इट्स गुड कि उन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो वॉल्यूम मतलब वॉलेटाइल नेचर लाइबिटा है। इससे पहले कई बार अगर ओला की बात करें तो कई राजाओं को रंग बनाने जैसे काम किया है इसने, ना बड़ा पैसा बनाया भी था, फिर अर्श से फर्श और मतलब अर्श से अर्श और अर्श से फर्श दोनों जर्नी देखिए, और फिर से फर्श से अर्श की तरफ जा रहा है। तो ये कॉशियस अप्रोच है, जहां पर आपको लग रहा है कि ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो वहां पर आप थोड़ा सा केयरफुली काम करें। बाकी मूव ठीक है, स्टॉक्स में रेंज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बाकी इस तरह के मूवमेंट आर रेगुलर, मतलब कुछ नया नहीं है, और ये स्पेसिफिकली हुक स्टॉक्स में रहे जो चल गए हैं 50 से 60% 10 दिन के अंदर में। डोंट यू थिंक इट्स टू लेट? किसी का पैसा अगर सही तरीके से अगर कोई जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज के समय में मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ना, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेक एंड दे आर ऑल्सो एनकैशिंग दी वैल्यू पिकिंग, उसी का इम्पैक्ट है जो यहाँ पर दिख रहा है। बाकी इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता, क्योंकि बस इतना है कि जिन स्टॉक्स में ये बातचीत हुई है वहां पर आप अपने एक्सपोजर को बहुत ज्यादा मत रखो। ट्रेड वाला एक्सपोजर है, ट्रेड की लिमिट तक ही रखिएगा।
ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 10% जा रहा है तो पूरा पैसा ठूस दो, वो चीज नहीं करना। ओके। तो मैम आपको लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक जैसा शेयर जिसने अगर ऑल टाइम हाइस का देखें 157 है, वहाँ से तो इस वक्त ये 75-80% नीचे है, तो क्या आपको वापस वहाँ जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लोगों को अब ये लग रहा है कि अब इसमें दोबारा से वही तेजी आने वाली है ओला इलेक्ट्रिक में। क्या फिर से लोग, आपको लगता है कि यहाँ पर फंसने वाले हैं? कैसे फंसेंगे? स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ना। देखिए, पहले तो अच्छी एंट्री लेने की कोशिश करिए, नंबर 1 की, जो कि कोई नहीं आपको हेल्प करे देगा, या फिर आपकी जो स्टडीज है इस वाइज मैक्रो फैक्टर्स की स्टडी के तौर पर उसको देखिए। बट मुझे ये शब्द ना, मुझे थोड़ा सा अटका लगता है। मतलब ये क्यों, मतलब आपके लिए नहीं बोल रही मैं, लोग जी। बोलते फंस गया, कोई नहीं फंसता। अगर आपको पता है कि आज मैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने ओला इलेक्ट्रिक 24 रुपए पर खरीद, मैंने नहीं खरीदा, मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया। जब मैंने 24 रुपए पर आपको रिकमेंड किया, स्टॉप लॉस बताया ना कि अभी 20 रुपए का है, जी। फिर वो पर चला गया, अभी स्टॉप लॉस 22.5 कर लो। सो लाइक दिस, आपको रुकना कहाँ है, शुड नो दिस। रही बात ओला इलेक्ट्रिक, इट्स अ मोमेंटम प्ले। क्यों हो रहा है ये मोमेंटम? क्योंकि मैक्रो फैक्टर सपोर्ट में आ गए, कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, तो ये पूरा जो पैकेज है, खिचड़ी इसके जी। लिए बनी है, वो इसके फेवर में काम कर रही है। बट इसमें आपको अपने लिए एग्जिट पॉइंट हमेशा रखना, अभिमन्यु नहीं बनना है। हमको अपना एग्जिट पॉइंट स्टॉप लॉस ही है, इसको मेंटेन कभी कोई नहीं फंसता। इसीलिए, क्योंकि अगर आपने ये प्लानिंग कर ली कि आप गलत हो सकते हैं, जी। तो आपको पता है कि करना क्या है, एग्जीक्यूशन, निकलना है। बाकी रही बात मजबूती, मुझे लगता है कि अभी ये मजबूत रहेगा। मैंने मैक्रो फैक्टर्स जो बताए हैं उसी के चलते मैनेजमेंट को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ना, फिलहाल इसके फेवर में है चीजें, दैट्स इट। ओके, ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों के सवाल पर। फिर से सवाल एक बार लेना शुरू करते हैं। रौनक जी हमारे प्राइम मेंबर बने हैं, इकोनॉमी के ज़रिए ये जुड़े हैं, इकोनॉमी पैकेज इन्होंने चूज़ किया है, और इनका सवाल मैम ये है कि ग्रो खरीदें या बेच दें इनके पास, मतलब और खरीदें या जो है वो बेच दें। 165 पर इन्होंने खरीद रखे हैं 200 शेयर, अब इसको जो है होल्ड करें, बाय करें, बेच दें, क्या करना चाहिए ग्रो के अंदर मैम? देखो, 195 का टारगेट था, वो तो हो गया जी। शॉर्ट टर्म का, मतलब हफ्ते भर की जो बात की थी। बाकी तो अभी टारगेट 210 240 का है, हम्म। तो इतना जायजी की। प्रॉफिट देखो, फिट आया है, आपको लग रहा है कि कोई इतना ही चाहिए, तो फिर मुझसे भी मत पूछो, किससे भी मत पूछो। मतलब हम तो पोटेंशियल देखेंगे कि इसमें इतना सकता है, बट क्या उस पोटेंशियल को चेज करने के लिए आपका रिस्क एपेटाइट है? डू यू हैव दैट मच कैपिटल कि अगर स्टॉप लाया तो आप बर्दाश्त कर लोगे? सो सी, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, जी। आपको समझना पड़ेगी उंगली में से कौन से वाले हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। रही बात 200 240 के एक्सपेक्टेशन के लिए, आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, सूट्स टू योर रिस्क एपेटाइट। क्योंकि मैंने इसको 160 और 70 की रेंज में एंट्री दी है अभी पिछले हफ्ते की, तो आप होल्ड कर सकते हैं। मैं, मुझे मेरा व्यू नहीं बदला, अगर आप उससे फाक्टर रखते हैं तो आप जी। अभी भी 200 240 के लिए होल्ड करें। ओके, ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल कालिंदी बाबला जी का है। इनका सम्मान कैपिटल पर सवाल आया है मैम। ये पूछ रहे हैं कि 165 रुपये पर इन्होंने सम्मान कैपिटल्स के शेयर्स खरीद रखे हैं, क्या इसको होल्ड करके चला जा सकता है आगे? 100 कितना? 165, 165 रुपये। चला जा सकता है। और बट जो लोग आज खरीदना चाह रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं, टारगेट ही 65 पहला है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने ये इसलिए ये बात बोली ताकि आप ये जी। समझे कि आपकी एंट्री ऊपर की है, राइट। तो रही बात टारगेट, दो टारगेट अगर आ जाते हैं तो आपका मूवमेंट आपको मिल जाएगा, विच इज लाइक 165। वहां पर आपको एग्जिट करना नहीं है, मेरी सलाह है कि आप थोड़ा होल्ड करके जाना, सो दैट 165 तक आपको मिल सके, तभी आपको कुछ आए। बाकी होल्ड करने लायक स्टॉक है, यू कैन होल्ड इट। रही बात स्टॉप लॉस, एज जी। ऑफ नाउ योर स्टॉप शुड नॉट बी बिलो 140, इतना स्टॉप लॉस लगा के चलें। बिकॉज अगर इस बार 40 टूट रहा है, दैट मीन्स 115 की बातें हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। ठीक है मैम। आईडीबीआई बैंक पर अनुराग जैन जी का सवाल है। आईडीबीआई बैंक इन्होंने 97 पर बाइंग की है, इसके अंदर 180 शेयर्स हैं, और क्या ये इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर करनी है तो किस लेवल पर कर सकते हैं मैम? ये 2 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं शेयर को? नोटेड। तो आज तो एवरेजिंग नहीं करना है। आपका सवाल है कि किस लेवल पे कर सकते हैं। जी। सब्र है, सब्र अली अगर आप बन जाएं
तो 60 रुपए 65 के रेंज में करना, 73 चल रहा है। 2 साल का ही नजरिया है क्योंकि आपका क्लियर है, तो और एक बार आएगा, उस डिस्काउंट पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। रही टारगेट, तो फिर मतलब आज से 2 साल टारगेट की अगर बात करूंगी तो लगेगा डबल हो जाएगा। सो वैसे ही पोटेंशियल है इसमें। 105 से लेकर के 115 तक आप आराम से आ सकते हैं साल में, क्योंकि मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं लगता है। देख, अगर वर्ल्ड वॉर हो ही गई तो सब कुछ लूटेगा बेटा, लेकिन अगर ये सब चीजें यहीं से संभल गई तो फिर 2 से मार्केट कहीं और ही हो। तो ये है। तो वर्ल्ड भी इस लाइक मेक और ब्रेक पे चल रहा है अभी। आप होल्ड कर सकते हैं। आपने सबर अली वाली टर्म बड़ी अच्छी ढूंढ ली मैम, जिसको सबर रखना है वो सबर अली बन जाए। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया पर सवाल आया मैम। कोल इंडिया और हिंद कॉपर दोनों पर आपका नजरिया जानना चाहते हैं मैम ये। ओके। एक पहले हिंद कॉपर देख लेते हैं। जी तो हिंद कॉपर अभी आपका है जस्ट जो 530 पर। मैं कुछ और देख रही हूँ, एक जी थोड़ा सा समय देंगी। जी जी बिल्कुल मैम। थैंक यू। ऑल राइट। हिंद कॉपर ले तो सकते हैं, इट इज ट्रेडिंग एट 530, जी लेकिन ईमानदारी से स्टॉप लॉस इस समय 495 का रख लेना। ओके ईमानदारी से मैंने इसलिए बोला है कि अगर आपने ये नहीं किया तो हिंद कॉपर चांसेस बनेंगे कि वापस से 410 और 400 के रेंज में मिले। सो प्लीज डू मेंटेन स्टॉप लॉस बाय रिजर्व। ठीक है, अगर आप ये लेते हैं तो फिर मैं आपके लिए टारगेट, अभी दोनों प्रोबेबिलिटी, मेटल चलने के लिए दिखा रहा है कि मेटल थोड़ा हिल सकता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी। सो फॉर दैट बाय करो, बट स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करते हुए। टारगेट आपको यहाँ पर 600 और 680 के लगते हैं कि अगर स्टॉप लॉस नहीं कटा तो फिर ये टारगेट है और ये पक्के हैं। इनफैक्ट टारगेट 800 के हैं, तो इसीलिए मिस करने लायक अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड कर दिया। बट फॉर नाउ स्टॉप लॉस होना ही, ताकि अगर एक बार स्टॉप लॉस टूट भी जाए, दोबारा एंट्री मिलेगी, बढ़िया एंट्री मिलेगी, फिर स्टॉप लॉस टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। तो अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। रही बात कोल इंडिया, 436 पर है, नो बाय व्यू। फ्रेश बाय व्यू मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। 410 और 400 के डिमे करो, खरीद के रखने वाली अप्रोच से, ना कि तुरंत रिकवरी के हिसाब से, क्योंकि 484 जब आएगा तो एक समय ऐसा पड़ सकता है कि 385 और 420 इसी रेंज में आपको अगले कुछ महीने ये दिख जाए। आई मीन वो बड़ी एक्यूमुलेशन जोन गिव्स के, तो वो प्लानिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम। हिंद कॉपर के लिए जो स्टॉप लॉस आपने सजेस्ट किया है 495 और टारगेट्स जी टारगेट 600 से 680 तक आ सकते हैं अगर स्टॉप लॉस इसका नहीं कटता है। तो कॉल इंडिया के लिए फ्रेश बाइंग की सलाह फिलहाल मैम नहीं दे रही हैं। 400 410 के आसपास आप इस शेयर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल आदित्य जैन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सुजलोन के 250 शेयर्स हैं, 47 पर इनका बाइंग प्राइस है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये 500 शेयर्स और ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और आप रेकमेंड करेंगे शेयर? मैंने रिकमेंड कर दिया, वीडियो को डाउन करके रिवाइंड करके देख लेना जी जो लिस्ट दीप में से एक ये भी था। तो फिलहाल देखिए, अगर लेट्स कम टू अ वेरी इम्पोर्टेंट आउटपुट जो आपका सवाल कि क्या और कर सकते हैं। 46.86 पर है, 47 क्या पाएंगे। मैं यहाँ पर एक लॉस अभी जो रखा है, जो एक्टिव है 48 का है। फर्दर जो टारगेट है वो 50 और 60 के देख रही हूँ आ जाएंगे। जब तो लोन आपको पता है, आप लोगों को जो रेगुलरली देखते हैं कि मुझसे इसमें 41 42 इन सभी भाव पर मैंने आप लोगों को दी है। 44 आ गया था फर्स्ट टारगेट, तब भी आपको मैंने स्पेशली बोला था होल्ड करके जाइए अभी और मूवमेंट। सो आई एम सीइंग दैट पॉसिबिलिटीज अराउंड दिस स्टॉक, ये मूवमेंट कंटिन्यू कर जाएगा। तो अगर आपके, अब मुद्दे की बात क्या है इससे भी इम्पोर्टेंट, ये तो मेरा भी हो गया, इफ इट इज नॉट मोर देन 5% इन पोर्टफोलियो, यानी या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या जो आपको सही लगे वो
जब तक वहां है, मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग किसे बता रही हूँ आपको, जो जनरली आइडियल मूव होता है कि 5% से ज्यादा इस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो जब तक आपका वो बाकी है तब तक आप ऐड करते हैं, इसके बाद नहीं करना चाहिए। फिर सिर्फ वेट करो या तो टारगेट का या स्टॉप लॉस का। सो फॉर दिस यू कैन, इफ यू वांट टू, काउंटर इज गुड। स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ इज 38। जब ये फिर पार कर जाए उस समय स्टॉप लॉस अपना फ्री पर रख लेना, ताकि आप 60 रुपए का रेट का वेट कर सके। आई होप मैंने ये अच्छा एक्सप्लेन किया है ताकि आप डिसीजन लेने में आपको जी बिल्कुल मैम। तो आदित्य जैन जी का सवाल सुजलोन पे था। टारगेट मैम आपने 38 रुपीज़ बताया ना इसमें सुजलोन के अंदर, और सॉरी 50 एंड स्टॉप लॉस, 60, स्टॉप लॉस 38 जी जी, स्टॉप लॉस 38 और टारगेट 50 से 60 रुपए का यहाँ पर बताया मैम ने। करंट प्राइस जो है 45 के आसपास ये चल रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास सुमित मिश्रा जी मैम ये पूछ रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे हैं कि अंबाला मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, फॉलो करते हैं अंबाला मैम को, उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं। और इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है मैम। ये पूछ रहे हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1200 रुपये पर मिल सकता है क्या? कब तक चांसेस आपको लग रहे हैं? पेशेंस तो रुको आ जाए। 1200 एब्सोल्यूट नहीं बोल सकती, 1250 का तो हम वेट सकते हैं। चलने दो इसको, आने दो, आ जाएगा। ओके 1250 तो आ जाएगा, 12 मुझे नहीं पता। ठीक है मैम। तो सुमित जी 1250 तक तो आ सकता है जैसा कि वीले मैम बता रही हैं। 1200 आएगा कि नहीं ये फिलहाल अभी कहना इसके लिए मुश्किल लग रहा है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दीवान जी का है मैम, मनी लाइन के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि मीडियम टर्म टारगेट ये जानना चाहते हैं। टीएमपीवी पर 295 रुपीज़ इनके बाइंग प्राइस है, और दूसरा है मैनकाइंड 1980 पर इन्होंने खरीद रखा है। दोनों पर मीडियम टर्म ये व्यू लेकर चल रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल, मैं जी यहाँ पर एक जगह गलत हो गई। ये जो न्यूज आई थी, मतलब लॉस नहीं लिया हमने, जी बट मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर और शायद 270 तक हमको एंट्री मिल जाए, तो मैंने निकाल दिया था कि रहने दो, 300 पे ही खरीदा वहीं निकल जाइए, ऐसा था। और सिंस देन ये 344 गया। आई एक्सेप्ट कि मैं यहाँ पर ही एंट्री मिस कर दी, बट इट्स ओके, क्योंकि और बहुत सारे इसी बीच में वही समय पे ओला इलेक्ट्रिक कमेंट किया था, तो इट्स फाइन। जी वेल, अभी के लिए आप इसमें पैसा, मुझे लगता है कि ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स सच्चल बढ़िया, क्या आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं? करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो प्लीज नोटिस इट। क्योंकि आप टाटा केमिकल कीजिए, आप टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करिए, धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स में आपको एक हलचल होते हुए लगती है। और उसी के चलते आप टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल भी, इन माय ओपिनियन, अभी 344 पर है। ट्राई टू बाय अराउंड दिस रेंज अगर आप करके जा रहे हैं तो। बाकी 380 जो लोग नहीं है उनके लिए भी बोल रही है बात। बाकी 380 से 450 के टारगेट इन माय ओपिनियन वेरी लाइकली टू टच इन 3 months ऑफ टाइम, 3 महीने के ओके अंदर आ जाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, एज ऑफ जी नाउ जो स्टॉप लॉस है, मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो गैप अप जो हुआ था, क्योंकि स्टॉक उस दिन गैप अप हुए थे, जब वो 3.5% निफ्टी इंडेक्स पर गैप आया था, गैप अप जी ओपनिंग और सीज फायर दिन वाले दिन। तो फिलहाल के लिए 305 का एसएल रखिएगा जब आप एंट्री बना रहे हैं, और 380 और 420 से लेकर के 450 के टारगेट का वेट करके जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक ठीक है। ठीक है मैम। और एक सवाल मैम इनका मैनकाइंड पे भी था। यस, मैनकाइंड पे इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बोला कि मैनकाइंड, इन्होंने बोला ना 1950 के आसपास की बाएंगे, हाँ तो उन्नीस सौ मुझे अस्सी पहले रुपये खुशी मैम। हुई क्योंकि ये वही, यस, जी जी ये वही रेंज है। संदीप जी से इस स्टॉक के बारे में उन्होंने तो स्टॉक बोल दिया, बोलना शुरू कर दिया है। तो कई जी बार इसमें एंट्री वगैरह अच्छे से हुई है, बाय गॉड्स ग्रेस इसमें टारगेट भी आप लोगों को मिले हैं। रेंज वही है जहां पर आपने एंट्री की, तो आपको पता है कि इसका स्टॉप लॉस और टारगेट। आपका सवाल मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपने एंट्री ली खुशी से, कन्विक्शन के साथ, अभी जी आप आराम से वेट करिए। आपके 2150 से लेकर के 300 के मिनिमम टारगेट है, जो कि बिफोर मई मुझे लगता है आ जाएंगे। और अभी के लिए स्टॉप लॉस जो आपको रखना चाहिए, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस था, उसमें कोई रिवाइज अभी किया नहीं है, तो उसको रखिए स्टॉप लॉस के तौर पर 1900, उसको रिवाइज कर दिया, 1900 स्टॉप लॉस रख के आप चल सकते हैं। एंट्री अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन सकता है, इसलिए होल्ड करके चल पाओ। ओके ठीक है मैम। मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं, इनका यूट्यूब हैंडल जो है वो बिलीव के नाम से है। ये मैम पूछना चाह रहे हैं कि कंसाई नेरोलैक 202 रुपये पर इन्होंने खरीदा है, टाटा इन्वेस्ट 710 रुपये पर, और आईएफसीआई
53 रुपये पर इन्होंने खरीद रखा है। तीनों में आगे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मैम? मुझे आप एक एक करके स्टॉक बताइएगा। जी जी, मैं कंसाई नेरोलैक हमारे मेंबर्स ने रिकमेंड किया है ओके अभी रिसेंटली, मतलब पिछले हफ्ते ही, और वो रिकमेंडेशन 107 रुपये 160 170 रेंज की है। उसके बाद मैं आज भी देखती हूँ इसको। जी मेरे लिए जो टारगेट है, मैंने 195 से लेकर के 210 और 230 के टारगेट देखे हैं। इतने टारगेट के एक्सपेक्टेशन है, और ये 20 मार्च का ट्रेड। तो जी अभी हमारा यहाँ पर पहला टारगेट आया नहीं है। अस ऑल्सो इट्स एन एक्टिव कॉल, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट टारगेट। सो ये डिस्क्लोजर है पहले तो। और व्यू मैंने बता दिया अभी आपको कि 20 मार्च को हमने इसको 160 पे खरीदा। हमारा अभी तक भी टारगेट नहीं आया है, भले ही जी हम लोग यहाँ पर मतलब 10-15 कितने परसेंट पर होंगे, एक सेकेंड जस्ट बी लेट्स बी प्रिसाइज, 11% के प्रॉफिट पर अभी हम हैं। लेकिन जी 195 इसमें टारगेट विच इज लाइक 15%, तो हम वेट कर रहे हैं। और आ जाएगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 195 210 240 इसमें आ जाने चाहिए इसी मंथ के अंदर। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। हमारे लिए एक्टिव कॉल है, इसने एक्सप्लेन किया। दूसरा ठीक। स्टॉक कौन सा है इनका? दूसरा मैम टाटा इन्वेस्ट है 710 रुपये पे। टाटा इन्वेस्ट, ठीक जी है। टाटा इन्वेस्ट 710। जी टाटा इन्वेस्टमेंट 710 नहीं दिया, टाटा इन्वेस्टमेंट 650 पे दिया है परसों और आज। ओके, इन्होंने खरीद रखा है मैम 710 रुपये पर। पुरानी बाइंग है। जी अच्छा जी ठीक है, तो पुरानी बाइंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज 710 आपने देखा, आपके पास है पुरानी बाइंग 710 की, और आपने 540 में देखा है, तो स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे नहीं, आई नो। तो फिलहाल जी आप होल्ड करके चलिए। अभी आपको यहाँ से आपके लिए जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू योर बाय, इट शुड बी 100 एंड 900 एंड अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, क्योंकि आप 710 वाली चीज को 540 तक देख सकते हैं। दैट आपके है अंदर, मतलब वो लॉस को देखने की क्षमता है, तो आप प्रॉफिट भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो 800 से 900 रुपए के टारगेट के लिए आप चेज करो, होल्ड करो, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। विश्वास रखो, तो विश्वास के साथ साथ स्टॉप लॉस भी रख लेना है। वो बिल्कुल। स्टॉप लॉस आपका 600 रुपए का है, तो प्लीज स्टॉप लॉस भी रख लो। विश्वास रखो 800-900 आएगा, विच इज लाइकली, लेकिन स्टॉप लॉस भी रखो, नहीं आया तो इस चीज के ओके लिए, क्योंकि यही सच है इस मार्केट में। मैं ठीक हंसते है। हुए मुस्कुराते हुए कुछ चीजें आपको बताती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को, वो मेरा समझाने का आपको तरीका जी है कि थोड़ी सी बातें आप जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए मैं वैसे समझाती हूँ। जी, तो टाटा इन्वेस्ट में 600 रुपये का स्टॉप लॉस आपने मैम यहाँ पर सजेस्ट किया है इन्हें। और एक सवाल इनका एक और था मैम, IFCI पर इन्होंने 53 रुपये इनका बाइंग प्राइस है, 53 रुपीज़। तो इसमें भी आपसे जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ टारगेट्स नज़र आ रहे हैं आपको? 53 की पाएंगे, जी होल्ड कर लीजिए। अच्छा, ओके IFCI पहले मैं डिस्क्लोजर दे दूं, हम जी लोगों ने 48 और 50 की रेंज तक खरीदा है, 52 तक भी खरीदा है, तो हमारे ट्रेड रिकमेंडेशन में है। और मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट टारगेट की या तो ऊपर है, आसपास ही है, मतलब एक बार टारगेट हो चुका है फिर से 65 पर। उसके बाद नीचे आया, और दोबारा रिकमेंडेशन आप लोगों को भी बोला ही था कि यहाँ पर आए तो खरीदिएगा, वैसा है। ठीक बट अभी जो आपकी बाइंग है, आपकी बाइंग ठीक है, हैव सम कुशन, जगह है आपके पास उसको उस शॉक को बर्दाश्त करने के लिए, कि स्टॉक में जो थोड़ा वोलेटिलिटी है वो उसको मैनेज कर सकते नहीं, तो कर सकता है। फिलहाल आप मेरे लिए, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 50 का लेस जरूर करें। व्हाइल यू शुड वेट फॉर द कट ऑफ 62 एंड 70, होल्ड करके चलो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो। ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल अरहान जी का है मैम। 3 शेयर्स पर जानना चाहते हैं। पहले तो TCS 2500 रुपये पर खरीदा है, कोफोर्ज 1350 और इन्फोसिस 1500 रुपये पर। मतलब IT सेक्टर इन्होंने 3 ये दिग्गज खरीद रखे हैं। और इनका जो नज़रिया मैम, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट टर्म का है, एक हफ्ते का। ये बोल रहे हैं कि एक हफ्ते तक ये इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि इनके लेवल्स क्या आ सकते हैं इन जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है इन तीनों शेयर्स के अंदर। 2500 TCS। एक बार आ जाएगा, TCS, हाँ, निकल जाना। अगर आपको, पहली बात तो आपने एक हफ्ते के लिए काउंटर गलत पकड़ा, हम्म या फिर अभी के समय में एक हफ्ते में थोड़ा सा मुश्किल है। TCS 2500 आपको मिल, तो एक बार एग्जिट मिल जाएगा, चाहे तो निकल जाइए, बट आपको इतने शॉर्ट टर्म में आपके स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड होल्ड करना इज लाइक क्राइम, हम्म और उसकी सजा मार्केट फिर बड़ी देती है कि एग्जिट नहीं मिल पाता फिर इंसान। तो अभी के लिए यू शुड मेंटेन अ स्टॉप, क्योंकि आपकी 2500 की बाइंग है, आप जी 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो, 240 का, 2400 का, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 2400 का, और उसके साथ होल्ड करो 2600 2700 के लिए। हफ्ते भर के व्यू पर अगर आप पूछ रहे हैं,
थोड़ा सा डोल है, उतना उतना स्ट्रांग है। दूसरा पूछा कोफोर्ज, इसमें देखिए कोफो पाएंगे इनके 1300। 1350 रुपये मैम। ठीक है, यहाँ while you are waiting for 1370 एंड 1400, you should, जी। rather you should be focused on stop loss, कहाँ निकलना है। हम्म। प्लीज दोनों अप्रोच में बहुत डिफरेंस है अभी के लिए। तो अभी का 1170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर ये बचा हुआ है तो आपका शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड बचा है। लेकिन अगर ये निकल गया तो फिर ऊपर वापस से 1000 की जर्नी पर जा रहा है, राइट। तो जी स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से मैनेज करने चाहिए। ठीक है। और इन्फोसिस 1500 रुपये पर मैम खरीदा है इन्होंने। हम्म, समय नहीं बढ़ा सकते क्या आप अपना थोड़ा? मैम इनका नज़रिया जो इन्होंने लिख के भेजा वो एक हफ्ते का इन्होंने लिखा है, लेकिन आप अपना नज़रिया बता सकती हैं कि आपको क्या लेवल्स कब तक नज़र आ रहे हैं आते एक हुए। एक हफ्ते में मुश्किल है, आपकी हम्म। एक्सपेक्टेशन खराब है, मतलब एक जी हफ्ते में नहीं चलेंगे। मैं इसीलिए मैं रुक रुक के, जो जो लोग रेगुलर देखते हैं ना, वो समझते हैं कि जी जी जी। मैं क्या बोल रही हूँ और क्या जा भी रही हूँ। तो हफ्ते भर में वो नहीं है कि आप इतना, बाकी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। 1500 आपने इन्फोसिस ली है भाई, 1230 की एसएल मेंटेन कर लीजिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरे को नहीं बोलना, क्योंकि मैंने नहीं दिए ये स्टॉक आपको इन प्राइस, मैंने अच्छी बाइंग कराई। जी ठीक है। समीर चंदा जी, इनका ये मनी नाइन के प्राइम मेंबर है। इनका सवाल है मैम, शिपिंग कॉरपोरेशन इन्होंने खरीदा है 255 रुपये पर, और 2 साल का ये नज़रिया इसमें रखकर चल रही हैं। 2 साल में क्या टारगेट्स आपको मैम इसमें नज़र आ रहे हैं, जानना चाहती हैं ये। 2 साल में 500 से पहले बेचना है बस। अभी दो 250 है, मोटा मोटा भी 250 चल रहा है। जी तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, चीजें बदली हैं और धड़ल्ले से बदली है, नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि आप ऐसे समझो कि जितना नुकसान हुआ है शिपिंग का, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना नुकसान हुआ है उन चीजों को, ये इसको क्या फायदा होने वाला है। दोबारा से शिप्स बनेंगे, कंपनी ज्यादा थोड़े से अपने आप स्टोर वगैरह सब चीजों का फायदा इसी तरह से मिलता है। एंड इंडिया कुड बी दी टारगेटेड कंट्री फॉर दी सोर्सिंग। सोर्स हो सकता है हमारे यहाँ से, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल अगर आप 2 साल का टारगेट पूछ रहे हैं, 13 अप्रैल 2026 में ये बात मैं आपको रही हूँ, जी SCI विच इज ट्रेडिंग एट 248 लाइकली टू टच 500 लेवल विद इन नेक्स्ट 2 years। तो इसके लिए आप होल्ड करते जाओ। और नॉइज का बीच में बहुत सारा, उसको बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि इस बीच में आने वाले समय में आपको एक बड़ा उछाल दिखेगा। नॉइज होगा, जी 10 से 20%, 30% उठ सकता है स्टॉक। अप टू 5% अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। अगर डिप आए 15 से 30% की रेंज, बिना डरे एवरेज करते हुए चलना, क्योंकि आपने साल के लिए नजरिया रखा है। ठीक है मैम। अगला सवाल मैम, साबिहा सैयद जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि आरबीएल बैंक इन्होंने 330 रुपये में खरीदारी इसके अंदर कर रखी है। अब क्या होल्ड करके चलें या एवरेजिंग कर लें इसके अंदर, या फिर बेचकर इसमें से निकल जाएं, क्या करना चाहिए। और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉल या पुट सजेस्ट कर दीजिए। आज कॉल पुट वाली मार्केट अभी नहीं है। वो मैं देखूंगी, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगी, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है, एक्सपायरी है, जी जल्दी एक्सपायरी हो है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन वही करूंगी, क्योंकि अगर जल्दी निकलना, अभी शो में मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। ऑप्स मैनेज करना इज लाइक एक्सपायरी दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं चैनल पर उसको शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर, आप वहां देख लेना, बट नॉट हियर। अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगी। आपका सवाल था आरबीएल था कि आरबीएनएल था? आरबीएल बैंक मैम, 330 रुपये पर इनकी बाइंग प्राइस इनका है। नोटेड। अभी आप जल्दबाजी ना करें बेचने की, लेट इट मूव। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं कितनी एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ परसेंटेज वाइज। ओवर एक्सपोजर मत करिएगा परसेंटेज को सुन के, बट इतनी पोटेंशियल इसमें आराम से है कि ये आज 320 पर चल रहा है। थोड़ा अगर आप पेशेंस रखें, सलाह यही है कि पेशेंस के थोड़ा स्टॉक्स में बैठो, तो आप 400 और 450 को जाते हुए देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है, पेशेंस के साथ बैठिए उस पे, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग चूज किया, अगर आपने स्टॉक चूज कर लिया है, तो मार्केट धड़ाधड़ गिर रही हुई, आपका स्टॉक या तो साइड जाएगा या फिर कम गिरेगा। बाकी फिलहाल आरबीएल ठीक ठाक है, ऊपर जाने के लिए ज्यादा लग रहा, होल्ड करके आप जा। ओके,
तो होल्ड करके इसके अंदर आरबीएल बैंक के अंदर चल सकते हैं। चलिए मैम, अब वक्त हो गया है शो को आगे बढ़ाने का और अपने अगले सेगमेंट की शुरुआत करने का, जिसका नाम है बजिंग स्टॉक्स। तो बजिंग स्टॉक्स में हम सबसे पहले जिस शेयर की बात करने वाले हैं, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। आज शेयर के अंदर 16-17% तक की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल खबर यह है कि जो फ्रांस की सब्सिडरी है ह्यूरोन ग्राफेनस्टाडेन, इसकी जांच शुरू की गई है। कंपनी पर आरोप यह है कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी मशीन एक्सपोर्ट की गई है, यानी कि जिसका इस्तेमाल आम कामकाज के साथ साथ सैन्य काम में भी किया जा सकता है। और इसके चलते फ्रांस में जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी जब्त की गई है, जिसका असर ज्योति सीएनसी पर नजर आ रहा है। 16 से 17% की गिरावट इसके अंदर आज देखने को मिली है। तो मैम, ज्योति सीएनसी पर आपका क्या व्यू रहेगा? हालांकि हमने एक सवाल भी लिया था शुरुआत में ज्योति सीएनसी पर एक बार, लेकिन अपडेट खबर है ये, तो इस पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। जी, तो 650 के आसपास इसमें वापस से बाइंग कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी 702 पर है। आज है 750, 650 पर तो भी चलेगा। कल अगर 650 पर है भी चलेगा, कल मतलब नेक्स्ट मार्केट डे। लेकिन अभी नहीं खरीदना चाहिए। 650 के पास इसमें बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि स्टॉप लॉस कम होगा। देयर वी कैन एक्सपेक्ट अ स्टॉप एट 570 विद अ रिकवरी एटलीस्ट अप टू 850। तो ये मूवमेंट है जहां दोबारा ट्राई करते हैं, नॉट एट द करंट प्राइस। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि जो कैसे है, तो क्या 650 आएगा तो 700 पे निकल जाए। ओके, ठीक है मैम। 650 रुपये पर ज्योति सीएनसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। वीएलएम वाला मैम ने ये यहाँ पर सलाह दी है। अगले बजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्विगी की बात करते हैं। स्विगी में भी आज 3 से 4% की गिरावट रही और गिरावट के पीछे खबर ये थी कि जो इसके होल टाइम डायरेक्टर हैं लक्ष्मी नंदन रेड्डी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते स्विगी में आज गिरावट देखने को मिली है। तो मैम, स्विगी आपको कैसा लग रहा है? क्या सलाह देंगी आप अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री करना चाह रहा हो, या जिसके पास है ये शेयर? जो फ्रेश एंट्री करने चाह रहे हैं कर सकते हैं, और जो पहले से हैं पहले स्टॉप लॉस सुन लो सभी लोग। जो स्टॉप लॉस है आज की डेट में फ्रेश बाय या फिर एडिशन 240 का स्टॉप लॉस। 265 पर मैं ये आपको बोल रही हूँ कि आप ऐड कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ से 300 और लगभग 300 इसके टारगेट तो से कम दिखते हैं सिर्फ 3 मंथ है। तो डिसीजन अब आपको लेना है कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस या जो भी आपके एवरेज बैंक से वो आता है वो आप मैनेज होगा क्या, ईपीएस देन बाय। ओके, तो इस लेवल पर करंट मार्केट प्राइस पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस मैम ने यहाँ पर बताया 240 का, और इसके बाद 300 तक के टारगेट आपको स्विगी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब नज़र डाल लेते हैं ओएमसी स्टॉक्स पर। ये वीएलएम 12 मैम की राय स्विगी पर 3 महीने के नज़रिए से स्टॉप लॉस 240, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी इसमें कर सकते हैं। टारगेट 300 रुपये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले बजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो ओएमसी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। दरअसल एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, इनमें आज दबाव देखने को मिला है। दबाव के पीछे वजह आप जानते हैं कि यूएस और ईरान की बातचीत फेल हो चुकी है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में एक 8 से 10% की आज तेजी देखने को मिली और $100 पर बैरल के पार आज होता हुआ नजर आया है क्रूड एक बार फिर से। और इन कंपनियों के लिए परेशानी बन जाती है जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं। तो मैम, ओएमसी स्टॉक्स पर आपका क्या नज़रिया है? जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, क्या इसमें बने रहना चाहिए ओएमसी स्टॉक्स के अंदर? क्या आप सजेस्ट करेंगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप महीने भर, हफ्ते 10 दिन की बातचीत कर रहे हैं तो बने रहना नहीं चाहिए। बट अगर, और इसकी जगह पर एनबीएफसी को देख सकते हैं। रही बात, अगर आपका नजरिया इस बड़ा है एज एन इन्वेस्टर है, तो ये इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम टू बेस ये स्टॉक्स करेक्ट, ना कि वैल्यूएशन पाई। तो आप जब इस चीज समझेंगे तो आप होल्ड करते हैं ट्रेड्स को। इन्वेस्टमेंट अगर तो होल्ड करिए, बाकी ट्रेड्स हैं सभी स्टॉक जितने भी आपके ओएमसी रेटेड अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, जो भी आपके, एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, मार्च के लो हर स्टॉक का अलग है नंबर वाइज। मार्च रोज को स्टॉप लॉस कंसीडर करिए, अगर वो ब्रीच हो रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर बातें और भी बड़े और भी रिस्क की आ जाएंगी।
तो जो भी स्टॉक्स में आप हैं, वो BPCL हो, ONGC जैसे स्टॉक हो, दोनों ही मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, तो वहां पर ये चीज आप करें। बाकी फिलहाल जब तक आपके मार्केट लोज बने हुए हैं, तो आप मार्च के टारगेट जो हाइस थे उनको टच करके चल सकते हैं, उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बेयर मिनिमम ही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। इन्वायरो इंफ्रा मैम, इसमें आज 14% तक की तेजी देखी गई है। खबर यह है कि कंपनी को 972 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट मिले हैं। महाराष्ट्र स्वच्छ मिशन डायरेक्टरेट से ये 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं जो कि 972 करोड़ रुपए के हैं। इस खबर के बाद शेयर के अंदर आज 14 से 15% का उछाल, जंप जो है वो देखने को मिला है। इन्वायरो इंफ्रा पर आपका नजरिया मैम जानना चाहेंगी। पॉजिटिव है। और EIEL ना, ये जी। पिछले हफ्ते संदीप जी के शो पर रिकमेंड किया गया था 150 के आसपास के भाव पर। अब कितने पास है, 2 रुपए की 3 रुपए, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमने रेंज डिस्कस की थी कि यहाँ से खरीदा जा सकता है। एंड व्हाट हैपेंड सिंस देन, आज 202 है। कितना परसेंट है ये? लगभग 40%, तो 35% है ये। तो ये एक मूवमेंट है। और रही बात क्या आगे कंटिन्यू होगा, एब्सोल्युटली यस लगता है मुझे तो। बट मार्केट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, स्टॉप लॉस के साथ आता है सब कुछ। तो यहाँ पर जब आप अब खरीद का विचार बना रहे हैं, ये परसेंट गिनाने का मतलब मेरा ये है कि हमने ट्रेड रिकमेंड किया और वो चल गया, नहीं। स्टॉक आगे भी मजबूत है, लेकिन अब आपका रिस्क बढ़ गया है। तो क्या अवॉइड करने का स्टॉक नहीं लगता है ये मुझे। यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा आधा कर लीजिए, ताकि जी अब आगे चलेगा यहाँ से, आप रिस्क मैनेज हो जाए, और जो प्रोबेबिलिटी और बची हुई है वो खाते में कुछ आपको मिल जाए। आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर। आई एम सेइंग कि अभी 200 पर चल रहा है, फर्दर यहाँ से आप 220 और 250 के और टारगेट है उसके लिए करिए, और वो आने जैसे बिल्कुल लग रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 250 के बाद ये वीक है, 300 की तरफ फिर जा रहा है। तो फिलहाल के जब आप आज खरीद रहे हैं इसको, क्योंकि लोगों ने 50 के आसपास की रेंज पर खरीदा है, व्हेन यू आर बाइंग टुडे, कीप इट हाफ एक्सपोजर वाइज ही बाय करना। बाकी प्लस एज ऑफ नाउ है 170 का, और जैसे 220 निकल जाए आप फिर स्टॉप लॉस को 195 पर रखना, ताकि 250 का बेच सके। ओके, तो फिलहाल के लिए मैम इसमें स्टॉप लॉस आपने 170 का बताया है और टारगेट नियर टर्म में 230 टू 250 यहाँ पर आपने सजेस्ट किया ना मैम? 220 ओके 250। ओके, 220 250। ठीक है मैम। चलिए अगला बजिंग स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेल्स के नंबर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो इसके जो सेल्स हैं यहाँ पर इन्वायरो इंफ्रा की जो VLM बाला मैम की राय है, ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 170 और इसको इसके बाद 195 का भी स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट 220 250 और उसके बाद 300 तक आते हुए नजर आ सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 202 रुपए इसका ये है। दोबारा एंट्री है, ये डिस्क्लोजर फिर से दे रही हूँ। जी। लोगों ने इसको 150 के आसपास तक बाय किया है, और 200 190 से 200 के टारगेट थे, मतलब बड़े जी। गेट में से ये दो छोटे टारगेट स्विंग के जो 10 एक दिन के हिसाब से आ गए हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव है। सो प्लीज हैव अ क्लैरिटी। बिल्कुल मैम। ठीक है, चलिए अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसकी जो बिक्री है वो 22% बढ़कर बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आई है। और एक्सपोर्ट जो है इसका वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया है। मामूली 6.5% की गिरावट एक्सपोर्ट में देखी गई है। प्रोडक्शन इसका बढ़ता हुआ नज़र आया है। 13% की जो ग्रोथ है वो प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिली है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैम, ये कैसा लग रहा है आपको? चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपको इसके? आज नहीं खरीदना चाहिए, स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी थोड़ा सा देखो। ये क्यों बोल रही हूँ, ऊपर के लिए लिमिटेड है 6% और रिस्क है 10% का बैठता नहीं। तो इसीलिए या तो आप ब्रेकआउट प्ले करो, जब ये 3450 के ऊपर हो जाए तो स्टॉप लॉस रहेगा 3200 पर, और आपके टारगेट के सेशन 3700 से लेकर के 4 की होगी। या फिर सपोर्ट पर जब दोबारा मिले 2900 तो बाय करिए, फिर वहां से आपका स्टॉप लॉस 2500 का होगा, जबकि टारगेट वही होंगे जो अभी डिस्कस किए कि आप 3700 टू 4000 के टारगेट की काइंड ऑफ ऐसा मूवमेंट हो। अभी के लिए मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्राइस रिस्क ज्यादा दे रहा है परसेंटेज वाइज, और टारगेट की अपेक्षा परसेंटेज वाइज कम, तो इसलिए मैं फिलहाल अवॉइड करूँ। या तो ब्रेकआउट करेंगे, या तो ब्रेकआउट पर रिकमेंडेशन लेना चाहिए आपको, या फिर सपोर्ट पर बाय है, सपोर्ट पर आए तो बाय करना चाहिए अभी। ओके,
ठीक है मैम, चलिए ये तो बात होगी हमारे बजिंग स्टॉक्स की, हमने बात करी जिनमें आज कुछ हलचल देखने को मिली, जो शेयर्स बज में रहे, जिनमें कुछ खबरें थी या सेल्स के नंबर थे महिंद्रा के, तो बजिंग स्टॉक्स थे। अब वक्त हो गया है शो में आगे बढ़ने का और अपने अगले सेगमेंट की शुरुआत करने का, जिसका नाम है वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में हम बात करने वाले हैं ओम पावर ट्रांसमिशन की। ये जो आईपीओ है 12:15 बजे तक 1 गुना से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 166 से 175 रुपये है। 150 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है इससे जुटाई जाएगी। फ्रेश इशू से जाएंगे 132 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के पास, और ओएफएस से जाएंगे 17.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस है 15 अप्रैल को पूरा हो सकता है और लिस्टिंग 17 अप्रैल को होने की संभावना है। जीएमपी कुछ खास अच्छी लिस्टिंग के संकेत नहीं दे रहा है, सपाट लिस्टिंग के संकेत हैं यहाँ पर। और अगर आप जीएमपी का ट्रेंड इसका देखेंगे तो 5 अप्रैल को जीएमपी शून्य था, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। 8 अप्रैल को 7 रुपये तक गया जीएमपी, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आता हुआ नजर आया और अभी सपाट लिस्टिंग के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं जीएमपी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वीएलए मैम, क्या आप राय देंगी इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाए या ना किया जाए, या लिस्टिंग के बाद देखा जाए कि खरीदारी करनी है फिर नहीं इसमें? जी, तो सिंस ये आईपीओ जिस दिन से डिस्कशन में आया, इट्स बीन 1 वीक, 1 हफ्ते से 2-3 बार डिस्कशन आ चुका है ये। तो ओम्स मिशन को लेकर के एक और स्टॉक राजेश, जो काइंड ऑफ 7% प्रोडक्ट सिमिलरली बनाता था, तो मैंने बार आप लोगों को बाय चूज कर दिया था, क्योंकि इसके मतलब वो रिस्क जो लेने वाली थी ना, क्योंकि उतना रिस्क इसमें लेने जैसा उतना कट जोन नहीं था। तो अभी राजेश अगर मैं बात करूँ सिमरजीत जी, सिंस देन मैं जानबूझ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके पीछे रीजन में दूंगी अभी। सो ये राजेश आपको 170 पर रिकमेंड किया गया था, राइट? और रिस्क कितना लिया था मुझे याद है, हमने 750 के आसपास मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला होगा, इन जनरल नहीं रहता है जी। तब से अब तक ये स्टॉक 10% मोटा मोटा अपना फर्स्ट टारगेट को 950 पर जाकर के हिट करके आ चुका है। ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया है, जिस दिन ये ओम ट्रांसमिशन आईपीओ की आज फिर से जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 10% से रिस्क लेना नहीं है, राइट? तो पहले ये कि इसमें जो प्रोडक्ट वाइज इसके प्रोडक्ट में अभी के लिए, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसमिशन, जनरेटर, इन सब बिजनेस में दम रहेगा, राइट? जो अप्लाई में सपोर्ट करते हैं सब बिजनेस में दम है। बट अभी के लिए अगर आप इसको सिर्फ 10% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेते इसके लोअर बैंड पर, तो अप्लाई करना। अगर चुपचाप बाय करके होल्ड कर आपकी नजरिया और शॉर्ट टर्म से, यानी कम से 1 महीना, 1 महीने से 3 महीने तक तो कम से कम आप इसको कर सकते हैं, तो ही पैसा लगाए। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ट्रेड करने 10% का रिस्क मुझे लग रहा है कि आ सकता है। इफ यू मैनेज दैट तो आप एप्लीकेशन में बिल्कुल जाइए। एंड ये बात अपने राजेश से ऑलरेडी एक्सपायर होगा तब से 2-4 दिनों अंदर में, तो वही रिस्क आप इधर कर लो। बाकी कहने का मतलब ये था कि ये स्टॉक अभी भी आप इन्वेस्टमेंट की नजर से देखो, आईपीओ ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रिस्क एप्लीकेशन, क्योंकि आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो पूरे दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इससे अलग कुछ नहीं है। इसको घुमा फिरा के बोलने की कोई नहीं है, यही है सच्चाई। तो आपको 10% ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके लोअर बैंड, और यही जनरल प्रैक्टिस आप सीआईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई से बाहर निकल के इफ यू आर ट्रेडिंग, कि अगर आप इसमें आईपीओ में शॉर्ट टर्म गेन की एक्सपेक्टेशन है, यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्रॉम 5 to 10% पॉसिबल है, बट विद अ रिस्क ऑफ 10% स्टॉप लॉस। अगर वो आप मैनेज करें तो अप्लाई फुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर चेजिंग दिस टर्म गेन, बी द इन्वेस्टर, आपको ज्यादा बेहतर मूव मिल जाएगा इस पे। ओके, चलिए मैम, आईपीओ की बात हो रही है तो मैं एक और आईपीओ की बात कर लेता हूँ। हालांकि लिस्ट काफ़ी पहले हो चुका है ये, लेकिन हमारे एक प्राइम मेंबर हैं जिन्होंने सुपर चैट के जरिए सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि टाटा कैपिटल आईपीओ, इन्हें 2 लोट मैम मिले थे, इशू हुए थे, और इन्होंने अब तक उसको रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो अब आगे क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करके चल सकते हैं या फिर एग्जिट कर लें इसमें से? नहीं,
होल्ड कर लीजिए। अभी तो टाटा, मैं अभी शो में एक बात बोली थी ना कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में हलचल बढ़ी है। धीरे धीरे करके एवरीवेल सभी मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक्स पर आपको मूव होते हुए दिख जाएगा। फिलहाल आपके पास है तो होल्ड कर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टॉप लॉस रख लो, बाकी ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए रख लीजिए। बाकी अगर आप होल्ड कर सकते हैं 350 के टारगेट के लिए, तो फिर थोड़ा सा वैलिटी देखो। स्टॉप लॉस में आपको एग्जिट हो जाएगा, थोड़ा सा रहने देंगे तो अच्छा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, डिस्क्लोज कर रही हूँ, बट स्टॉक नेचर को समझते हुए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर ये 350 के नीचे क्लोज, सॉरी 300 के अगर ये क्लोज नहीं कर रहा है तो पोजीशन एग्जिट करो, राइट। तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 350 से 400 इन माय ओपिनियन बहुत जल्द आ जाएगा, शायद 6 महीने भी ना लगे। तो फिलहाल आप होल्ड करके चलिए, रिस्क छोटा है इन टारगेट्स के लिए। ओके, तो साई प्रवीण जी, मैम ने यहाँ पर सजेस्ट किया आपको कि आप होल्ड करके टाटा कैपिटल को चल सकते हैं। जल्द ही आपको अगले 6 महीने तक, 6 से 7 महीने में 350 से 400 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब आईपीओ सेगमेंट में हमने यहाँ पर मैम से बात कर ली। अब वक्त हो गया है शो के आखिरी सेगमेंट में चलने का, जिसका नाम है चुन चुन के। वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो चुन चुन के सेगमेंट के अंदर जानते हैं कि वीएलए अंबाला मैम क्या टॉपिक यहाँ पर आज देने वाली हैं हमारे दर्शकों को, जिनको पैसा लगाना है। तो वीएलए मैम, आपकी क्या टॉपिक रहेगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? फाइन, मैं 2 स्टॉक्स पर डिस्कशन करूंगी, वन इज फाइन, वन इज आरबीएनएल। लेकिन के साथ साथ और भी सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेती हूँ, जहां से हो सकता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो टाटा इन्वेस्ट यू गॉट योर टारगेट, कैम यू गॉट योर टारगेट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 15 से 20% का टारगेट, ग्रीन में 25% का टारगेट दिया है, इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स वो तो सुंदर है एकदम। देन मतलब लिस्ट बड़ी, कहने का मतलब ये, अगर आप फर्दर स्विंग ट्रेड्स प्लान रहे हो, ये सारे वो स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिए हैं पिछले हफ्ते की लिस्ट। मैंने बोला बड़ी है तो मैं इसलिए एक स्टॉक पे नहीं दी। तो कुछ स्टॉक्स में जहां पर आपको लगता है कि 15 से 20 में प्रॉफिट हो गया है अभी भी एज ऑफ करंट प्राइस भी, वहां से आप थोड़ा अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं, जो स्टॉक्स में अभी डिस्कस करते हैं। One is Pine Labs, which is trading 181 as of now, 180 के आसपास प्राइस पर, 180 ऐसे समझे, 180 से 182 रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 195, 220 और 230 के। और ये आपको 2 हफ्ते का व्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहिए लगभग 160 के, 160 इज इनफ एज ऑफ नाउ। दूसरा स्टॉक है, आप जो आरबीएनएल नहीं, आई थिंक दूसरा स्टॉक आप पीएफसी मैं बता चुकी हूँ, एक और एडिशन कर लेते हैं, आरबीएनएल विच इज ट्रेडिंग एट 71 एज ऑफ नाउ। इसी रेंज के पास में बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 240 का रखिए, और जो टारगेट है यहाँ पर 300 से 350 के टारगेट मुझे लगता है आने चाहिए 3-4 महीने के अंदर। पाइन लैब्स स्विंग ट्रेड है 2 हफ्ते का, आरबीएनएल 2 से 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म मूव है। तो आप दोनों को ठीक से हैंडल करना, ऐसा नहीं कि 2 क्लब मत कर लीजिएगा। बाकी पीएफसी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, उसमें आप आराम से, इसमें कोई लेट नहीं हुआ है। पीएफसी रेंज में जो रेकमेंड किया था, ये तीनों स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लीजिएगा। ओके, तो मैम एक तो पाइन लैब्स की बात कर लेते हैं कि 180 से 182 की रेंज में खरीदारी इसके अंदर की जा सकती है। टारगेट्स 195, 220 और 230 यहाँ पर मैम ने सजेस्ट किए हैं। स्टॉप लॉस 160 का और 2 हफ्ते के स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर मैम ने ये सजेशंस दिए हैं। इसके बाद आते हैं आरवीएनएल पर। आरवीएनएल के लिए जो स्टॉप लॉस है 240 यहाँ पर मैम ने सजेस्ट किया है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट्स 300 से 350 के 3 से 4 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीएलए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय मनी 9 और मनी 9 के व्यूअर्स को देने के लिए। मैम, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें? It's a privilege to be here actually, and always I get a chance to जो भी है मिलता है लोगों से अपनी बातचीत रखा, and
दैट्स ऑल। जो भी मैं ट्रेड्स वगैरह आप लोगों को दे रही हूँ उसको सावधानी से मत सभी सारे स्टॉक्स तो बाय नहीं सकते, तो कैपिटल रोटेशन को और ध्यान से मैनेज करो, वो काम है मेरा। काम सिर्फ आपको रिसर्च ही देने का है। जी। बाकी जितने भी स्टॉक्स पर मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, उनसे स्टॉक्स में रिकमेंडेड किसी भी स्टॉक में मेरे को पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव डिफरेंट स्टॉक, जब रहते हैं तो मैं वहां पर बता देती हूँ कि मैं इसमें भी रख सकती, या फिर जो भी है हमारे मेंबर्स के पास या फिर जो लोग हमें और देखते हैं या जहां पर भी लोग फॉलो करते हैं स्मॉल केस के जो पोर्टफोलियोज हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पोर्टफोलियो को हो। और जो भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हुए जैसे आरबीआई माइन लैब मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी का स्टॉक्स है, तो पकड़ ये चीजें हैं। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो इस चीज को आप हमेशा समझते कीजिएगा। सेबी के द्वारा दिया लाइसेंस या सर्टिफिकेट एनआईएसएम का किसी तरह से कोई गारंटी नहीं था कि प्रॉफिट ही होगा, और पास्ट परफॉर्मेंस चाहे मेरी कितनी भी अच्छी हो, फ्यूचर में वो रेप्लिकेट होगी ही, इसकी कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं है। सो मच प्राइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।